इन दिस सेशन आई विल टीच यू सोशल साइंस जो कि क्लास 9 के लिए है, जिसमें चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट इसका बना चुके हैं। ये आप लोगों का 7वां पार्ट है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग मतलब पढ़ेंगे आज। यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स एंड मीनिंग लिखे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने लास्ट जो हम लोगों का लेक्चर जो था, लास्ट जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें पढ़े थे क्या, जो मतलब जो वुमेन्स है फ्रांस की जो वुमेन्स है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था पूरे रेवोल्यूशन में, थ्रू आउट द रेवोल्यूशन, शुरू से लेके अभी तक, मतलब अभी जब तक चल रहा है तब तक उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था। वो इसलिए लिया था, उन्होंने ये सोचा था कि हम लोगों का जो मतलब फ्रांसीसी जो औरतें थी, उन लोगों का जो हालात था वो बहुत ही दयनीय था। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में जो ऊंचे वर्ग के थे, स्टेट 1 स्टेट 2 के थे, या नहीं तो क्या बोलते हैं रिच पीपुल के जो थे औरत, उनका बात छोड़ दीजिए, जो पूरे गरीब थे या मतलब मिडिल क्लास के थे, उन लोगों के जो औरतों का जो हालत था वो बहुत ही दयनीय था। इसीलिए औरत लोगों ने सोचा जो हम लोग अगर इस रेवोल्यूशन में जो भाग लेंगे तो हम लोगों का जो सरकार बनेगा, जो नया सरकार जो आएगा, वो हम लोगों पे ध्यान देगा और हम लोगों का जो दयनीय स्थिति है उसमें सुधार करेगा। तो इसके लिए ही वो शुरू से पार्टिसिपेट करते आ रहे थे। और साथ ही जो इन्होंने जो मांग रखी, जो रेवोल्यूशन मतलब जो करते आ रहे थे लास्ट पीरियड, जो मांग रखे, जो हम लोगों को भी वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए, हम लोगों को भी जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, उसमें इलेक्ट होने का मौका दिया जाना चाहिए, हम लोगों को भी ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें मतलब जॉब दिया जाना चाहिए, उसमें हम लोग कार्य कर सके, काम कर सके, ऐसा प्रावधान हम लोगों के लिए भी किया जाना चाहिए। ये सब प्रावधान जो थे ये सिर्फ मेंस के लिए थे, जो आदमियों के लिए थे, औरतों के लिए नहीं थे। औरतों के लिए तो वोट देने का अधिकार तक नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो लोग असेंबली में कहाँ से इलेक्ट हो सकते थे और क्या गवर्नमेंट ऑफिस में कहाँ से काम कर सकते थे। इसीलिए इन लोगों ने रेवोल्यूशन का पार्ट अपने आप को मतलब हिस्सेदार बनाया ताकि इन लोगों का स्थिति सुधर सके। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था जो वो लोग मांग कर रही है, किस चीज का मांग कर रही है, राइट टू वोट का मांग कर रही है, नेशनल असेंबली में इलेक्ट होने का मांग कर रही है, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें काम करने का मांग कर रही है हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन द अर्ली ईयर द revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of the women। जो मतलब कुछ मतलब जो भी क्रांतिकारी ये था गवर्नमेंट था, जो क्रांति के बाद जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट जो था, जो सरकार जो था, वो जो बना था, उन्होंने कुछ ध्यान दिया इन लोगों पे, जो इन लोगों का हालत सुधारा जाए। तो टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द गर्ल्स। अब जो इन्होंने ध्यान दिया और साथ ही ये जो बहुत सारे स्कूल जो बनाए, ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल बनाए, इसमें क्या किए, पहले खाली सिर्फ बॉयज लोग ही जा पाते थे, मगर अब गर्ल्स लोग को भी जाना अलाउ कर दिया, उसके लिए भी कंपलसरी कर दिया, तो गर्ल्स लोग भी अब जाएगी। अब उनके पेरेंट्स, गर्ल्स लोग के पेरेंट्स उनका शादी मतलब एक निश्चित उम्र से पहले नहीं करवा सकते हैं, बाय फोर्स उनका शादी नहीं करवा सकते हैं। अगर बच्ची का जो गर्ल्स है, जो उनका अगर मन हो, अगर शादी करने का एक निश्चित उम्र के बाद मन है अगर शादी करने का, तभी शादी करवाया जाए। वो भी कैसे, एकदम एक पंजीकरण में रजिस्ट्रेशन करवा के ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो मेरा उम्र ये है, लड़की का उम्र ये है और ये शादी करने वाली हो गई है, इसका पढ़ाई भी कंप्लीट हो गया, अब ये शादी करना चाहती है। तो जब सब राजी होते तो आराम से करवा सकते थे, बाय फोर्सफुली उनको अब नहीं। पहले क्या होता था, बाय फोर्सफुली उनको शादी करवा दिया जाता था, उनका एज बहुत कम भी होता था तो भी शादी करवा दिया जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब एजुकेशन का राइट भी उनको दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, अब कोई उसको शादी भी नहीं करवा सकते हैं। टुगेदर विद देयर फादर कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। समझ में आया, मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब ये जो मैरिज था, ये जो शादी था, ये एक
जो कॉन्ट्रैक्ट होता था एक लड़का लड़के के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम लोग साथ फेरे लेते हैं, मगर अगर ऑफिशियल ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप लोग जाते हैं तो वहां भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, उसमें एक लड़का है एक लड़की है जो अपने मन से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, किसी का फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, वो रजिस्ट्रेशन पे किसी के फोर्स से नहीं होना चाहिए। वो लड़का और लड़की के बीच अगर मतलब दोनों का फैसला है करने का शादी तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाई फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। डाइवोर्स जो था वो इलीगल था पहले, मगर अब इसको लीगल कर दिया गया और ये दोनों पे अप्लाई होता था। मैन भी अप्लाई कर सकते थे और वुमेन्स भी अप्लाई इसको कर सकते थे। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल। अब वुमेन जो थी, जो औरतें जो थी, अब वो मतलब बिजनेस कर सकते थे। अब किसी भी काम के लिए वो अपने आप को ट्रेन करवा सकते थे। साथ ही वो मतलब कलाकार हो सकते थे, जैसे सिंगर हो सकते थे, एक्टर्स हो सकते थे। मतलब उनका जो भी मन था, जो वो ऑक्यूपेशन को परस्यू करना चाहे, उनका जो मन होगा वो कर सकते थे। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट however continued during the reign of terror. The new government issued law ordering closure of women's club and banning their political activities. अब ये जो टेरर का जो रीजन था, जो आतंक का ये शासन था, हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, द रेन ऑफ टेरर। तो उसका जो शासन था, जो जिसमें जकोबिन्स था, तो उसका जो शासन था, उन्होंने बोला जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि वुमेन्स के द्वारा चलाई जाती है उसको बंद किया जाए। वुमेन को किसी भी एक्टिविटीज में काम ये करने का जरूरत नहीं, या उनको किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाए। तो उनपे रेस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लागे। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वेर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एक्सक्यूटेड। अब जो वुमेन इसके खिलाफ पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था, द रेन ऑफ टेरर में हम लोगों को पढ़ा था, जो जैकोबिन्स था वो उसके अगेंस्ट जो भी बोलता था उसको वो अरेस्ट करवा लेता था और उस पे रेवोल्यूशनरी कोर्ट में ये चलता था, केस चलता था। अगर वो जीत गया तो उसको फांसी दे दिया जाता था, या नहीं तो उनका जो सजा का प्रावधान था उसके लिए उसको भेज दिया जाता था। ऐसे ही यहाँ पे वुमेन्स मान लीजिए जो भी इन लोगों को दबाया जा रहा था, बोले थे आप तुम लोगों का पॉलिटिकल पार्टी बंद कर देंगे, एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो सकती हो किसी भी एक्टिविटीज में। तो इसके अगेंस्ट कुछ वुमेन ने आवाज उठाया, तो उन वुमेन को पकड़ लिया गया, उन औरतों को पकड़ लिया गया और बाद में कुछ उनमें से कुछ को मतलब एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उन लोगों को सजा दे दी गई, मौत की सजा दे दी गई। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट 200 ईयर इन मैनी कंट्री ऑफ द। अब वुमेन्स का जो ये था मूवमेंट था, औरतों का जो मूवमेंट था, इक्वल राइट वोटिंग राइट का, क्या बोलते हैं, इक्वल बेसिस का। वुमेन को इक्वल बेस नहीं दिया जाता था, तो इक्वल तनख्वाह नहीं दिया जाता, सेम काम के लिए मेन को ज्यादा दिया जाता था और वुमेन्स को कम दिया जाता था। तो इसके अगेंस्ट जो राइट जो चल रहा था, तो स्ट्रगल जो चल रहा था, इसके जैसे वोटिंग राइट वो लोग मांग रहे थे, इक्वल बेसिस का राइट मांग रहे थे। तो ये सब जो राइट चला था तो वो अगले 200 साल तक चलता रहा। पूरे वर्ल्ड में किसी न किसी कंट्रीज में ये सब चीज चलता रहा। इंडिया में भी चला है। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. अब 20वीं शताब्दी के अंत में और क्या बोलते हैं 20वीं शताब्दी के शुरू में ये जो मतलब फाइट था, जो स्ट्रगल था, ये पूरा वर्ल्ड में फैल गया और ये एक तरह का नाम हो गया अंतरराष्ट्रीय मताधिकार मूवमेंट। इसको मूवमेंट मतलब आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के रूप में पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया। वुमेन्स अपना इसके मतलब थ्रू अपने आप को मतलब राइट मांग रही थी, अपने आप के लिए राइट मांग रही थी। किसके थ्रू मांग रही थी? तो अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के थ्रू मांग रही थी।
example of political activities of French movement during the revolutionary year was kept alive in as an inspiring memory. अब ये जो वुमेन्स जो फ्रेंच वुमेन थी, ये लोग जो भी संघर्ष किए, जो भी रेवोल्यूशन में पार्ट लिया, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्होंने जो पार्ट लिया था, इनका जो मिसाल ये पूरे वर्ल्ड के और भी कंट्री में दिया जाता था। और वुमेन इनका ही मिसाल लेके इन्हीं को आइडिया को परस्यू करती थी और अपने अधिकार को मांगती थी। तो पूरा डिफरेंट कंट्री में इनका ही ये चलता था, क्या बोलते हैं, आइडिया चलता था, इनका ही मिसाल दिया जाता था। इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। अब देखिए 18वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ और 20वीं शताब्दी में इन्होंने अपना राइट टू वोट को पाया। मतलब 200 साल लग गए इन लोगों को अपना एक राइट टू वोट पाने के लिए। इससे ये पता लगता है वुमेन को कितना सप्रेस करके रखा जाता था। 200 साल को एक छोटा सा राइट पाने के लिए 200 साल, मतलब यहाँ पे पैट्रियार्की की जो हम लोगों का समाज है, उन्होंने 200 साल लगा दिए लोगों को मतलब राइट देने में। अब देखते हैं, ये आप लोगों का पार्ट खत्म हो गया। अब देखते हैं द एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी। अब जो ये स्लेवरी था, ये दास प्रथा था, इसका जो उन्मूलन वो खत्म हुआ, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे हुआ। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रेजिम वाज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी। जो भी फ्रेंच कॉलोनीज थी, ये जो क्या बोलते हैं, जैकोबिन का जो शासन था, उसमें उन लोगों का एक मेन एजेंडा है, क्योंकि ये शासन था किसका, ये गरीब तबके के लोग का ये शासन था। ये जो जैकोबिन भी था, ये भी गरीब तबका का लोग था, जो भी इसका लीडर बना था। अब क्या है, अब इनका एक मेन एजेंडा ये था, मेन इनका गोल ये था, जो फ्रेंच कॉलोनीज जो है इनको खत्म करना है, ये स्लेवरी सिस्टम को खत्म करना है। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिक, गुadeloupe एंड सैंट डोमिंगो, ये 3 माने कॉलोनीज का नाम बताया गया है। जो कैरेबियन एक सी है जो कि फ्रांस से थोड़ा सा हटके है, और यहाँ पे एक कॉलोनीज बसाया गया, उपनिवेश मतलब क्या बोलते हैं, गुलाम को लाके वहां पे रख दिया गया, और वहां पे जो मतलब गुलाम को बोला गया जो मतलब तुम ये काम, वहां के जो ठेकेदार रहते थे, जो भी ये जो रीजन है आपका, जो मार्टिनिक है, गुadeloupe हो गया, ये सब जो रीजन है, यहाँ पे स्लेव को लाया जाता था, और वहां के ठेकेदार उनसे काम करवाते थे, और जो भी प्रोडक्शन होता था उनको फिर से फ्रांस में भेज दिया जाता था। तो यही है कंट्री वेयर इंपोर्टेंट सप्लाई ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। ये जो तंबाकू था, क्या बोलते हैं, ये जो नील जो हम लोग नील की खेती जो इंडिया में भी होता था, वहां पे भी होता था नील के, शुगर मतलब गन्ना, शुगर वगैरह, और क्या बोलते हैं कॉफी, ये सब चीज उपजता था इन सब कॉलोनीज में, और ये उपजने के बाद इसको फ्रांस में भेज दिया जाता था, जिससे फ्रांस की आपूर्ति पूरा होता था, बड़े लोगों का आपूर्ति, जो भी हायर क्लास है उनका आपूर्ति पूरा होता था। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टिंक्ट एंड अनफैमिलियर लैंड meant a sources of labor on the plantation। अब तो ये जो प्लांटेशन, जो स्लेवरी जो कॉलोनीज थे, वहां पे जो प्लांटेशन वगैरह होता था, बागान वगैरह होता था, जैसे गन्ने का बागान हो गया अलग, कॉफी का बागान अलग हो गया, इन सब का बागान जो होता था, इनमें काम करने के लिए स्लेव का जरूरत था। मगर ये जो थे, क्या बोलते हैं, यूरोपियन जो थे, वो जाना नहीं चाहते थे, मतलब अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना नहीं चाहते थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जो ये जो प्लांटेशन यहाँ पे बागान वगैरह में स्लेव की कमी हो जाती, अगर ये मान लीजिए यूरोपियन नहीं जाके काम करते तो कौन करता, वहां पे कमी हो जाती, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो इसीलिए यहाँ पे एक स्लेव को पूरा करने के लिए एक मतलब त्रिकोणीय मतलब ये चला, क्या बोलते हैं आपको, दास व्यापार चला, ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम चला, ट्रेड चला, जो कि 3 देशों के बीच, 3 कॉन्टिनेंट के बीच चला, यूरोप चला, अफ्रीका चला, अमेरिका, ये 3 कॉन्टिनेंट था। ये तीनों कॉन्टिनेंट के बीच में एक ट्रेड मतलब स्लेवरी ट्रेड, जिसके तहत क्या करते थे, ये अफ्रीका से मतलब बहुत सारे स्लेव को ले जाया करते थे, और क्या बोलते थे, वहां पे जाके कॉलोनीज में जाके रख देते थे, और वहां पे इनका उपयोग करते थे, इनका मतलब बहुत गंदे खराब हालात में इनको
बढ़िया हालात में रखा जाता था, मिनिमम खाना दिया जाता था, मैक्सिमम काम करवाया जाता था। यही तो स्लेव था, इसलिए तो स्लेवरी को मतलब एबोलिशन करने का बहुत ज्यादा डिमांड हो गया था। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में ही स्लेव का जो ट्रेड है, ये दास व्यापार है, ये स्टार्ट हो गया था। फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डेक्स एंड नांटे टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे bought slave from local chieftains, branded and shackled. The slave were fit tightly into the ship for the 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अब क्या हुआ, अब जो ये 17वीं शताब्दी में शुरुआत हो गया था, अब जो फ्रांस के जो मर्चेंट व्यापारी थे, ये क्या करते थे, ये जाते थे मतलब समुद्री मार्ग से जाते थे। इनका जो एक इम्पोर्टेंट पोर्ट जो था वो था बोर्डेक्स पोर्ट और नांटे पोर्ट। ये दोनों पोर्ट से वो जाते थे और कहाँ जाते थे, वो जाते थे अफ्रीका के कोस्ट पे जाते थे, अफ्रीका कंट्री में जाते थे। वहां से क्या करते थे, वहां पे जो लोकल सरदार होते थे उनसे ये लोग स्लेव को खरीद लेते थे और उनको ब्रांडेड मतलब और उनको लाते थे शिप के पास। उसके बाद उनको ब्रांड करते थे, मतलब उसको एक तरह से मतलब सिल मतलब दागा जाता था, उनको एक तरह से दाग के उसके बाद ब्रांड हो गया, दागना मतलब ब्रांड हो गया उसको। उसके बाद उसको शिप में एक ठूस के अच्छे तरीके से टाइटली ठूस के रख देते थे और 3 महीने तक वो मतलब सेल करते थे, मतलब पानी में ही 3 महीने तक चल रहे हैं। उसके बाद ये कैरेबियन वाले अपने वेस के पास पहुंचते थे, उसके बाद वहां पे इसको रख देते थे, बदले में वहां से पैसा प्राप्त करते थे। ऐसा काम होता था इन लोगों के साथ, स्लेवों के साथ ऐसा काम होता था। वे सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, जो बागान के मालिक होते थे उनको बेच दिया करते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। अब देखिए, ये जो लेबर थे, स्लेव थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण होता था, बहुत बड़ी मात्रा में इनसे काम कराया जाता था, बहुत ज्यादा मात्रा में काम कराया जाता था, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होता था। अब ये जो प्रोडक्शन होता था, इससे क्या होता था, ये ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो ये आपूर्ति कर पाता था, जो भी फ्रांस वगैरह में जो भी माल की कमी होती थी उनको ये आपूर्ति करा पाता था। तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होता था, सबसे ज्यादा दिक्कत स्लेव को होता था, क्योंकि उनपे ही एक्सप्लॉयटेशन होता था। उसे मैंने 15-15 घंटे काम करवाया जाता था, बहुत कम खाना दिया जाता था उनको। इतना काम करवा के मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट को वो लोग ये करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, जो भी ये शुगर हुआ, कॉफी होगा, इंडिगो हुआ, ये सब चीज को उगाते थे और बाद में इसको मतलब फ्रेंच वगैरह में इसको भेज देते थे और वहां के मार्केट में इसकी आपूर्ति आराम से होती थी। द पोर्ट सिटीज लाइक Bordeaux and Nantes on their economic prosperity to the flourishing slave trade। अब ये जो दास प्रथा जो था, ये दास का व्यापार जो था, इसके कारण ये भी बढ़ रहा था, दास व्यापार भी बढ़ रहा था, जिसके कारण ये जो पोर्ट्स थे, बोर्डेक्स, नांटे, ये जो पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, ये भी इनका भी मतलब पूरा इकोनॉमिक समृद्ध हो गए। मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया गया, तो वहाँ पे लाया ले जाया जाता था दास को, इसलिए अच्छा सा स्ट्रक्चर बना दिया। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज ए लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रंट। 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में स्लेवरी ये जो होता था, स्लेवरी दास प्रथा के अगेंस्ट में बहुत ही कम क्रिटिसिज्म होता था। लोग बहुत कम बोलते थे इनके बारे में, जो दासों को मुक्त कर देना चाहिए, लोगों को इतना ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, इसके बारे में लोग बहुत कम बोलते थे। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट ऑफ ए मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। अब ये जो नेशनल असेंबली थी, यहाँ पे बहुत दिनों तक डिबेट होता गया। क्या डिबेट हुआ? डिबेट ये हुआ जो भी फ्रांस के लोग हैं उनपे ही ये क्या बोलते हैं, राइट ऑफ मैन है, वो सिर्फ फ्रांस के लोगों तक ही सीमित
कॉलोनीज थी उनको भी दिया जाएगा। इस पे बहुत ज्यादा दिनों तक डिबेट होता गया, मगर हुआ क्या, इस डिबेट का कुछ ज्यादा मतलब प्रभाव निकला नहीं, रिजल्ट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें जो नेशनल असेंबली में बहुत सारे व्यापारी भी बैठे थे, वही व्यापार स्लेव ट्रेड करते थे, तो उन्हीं के डर के कारण इससे कोई मतलब कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आ पाया इसके अंदर, मतलब स्लेवरी के अंदर। बट इट डिड नॉट पास any law fearing opposition from the businessman who income depend upon the slave, जिसका इनकम डिपेंड करता था स्लेव ट्रेड पे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद आप लोगों का एक और वीडियो होगा, उसके बाद आप लोगों का ये द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एंड करते हैं।